बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब-ए-ज़िक्र, मैं हूँ मोहम्मद इस्माइल सोहरावर्दी और हमारा दूसरा एडिशन है ये EFS स्कीम के बारे में रिकॉर्डिंग का। इसमें आज ये दूसरा एपिसोड आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस एपिसोड में मैं थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में आपको इस SRO के बारे में बताने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है आपको ये तरीक़ाकार भी पसंद आएगा। पहले एपिसोड में हमने SRO के इंट्रोडक्शन पर बात की और उसकी कैटेगराइजेशन पर बात की, और अब जो तय ये था कि हम इसमें जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। मगर जो मुझे टेलीफोन कॉल आई उसमें दोस्तों ने ये बात कही कि आप थोड़ा सा कैटेगराइजेशन पे दोबारा रोशनी डालें। तो मैं फिर सोचता रहा कि इसको किस तरीके से हम बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं, लिहाजा मैंने आज वो तरीका इख्तियार किया है और मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। अहबाब-ए-ज़िक्र, हमारा ये चैनल बातों बातों में, जिसमें आपको SRO 957 EFS स्कीम के बारे में आगाही दी जाती है। मेरी आपसे गुजारिश क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकायदगी से इसके बारे में जो एपिसोड है वो मिलते रहें। बाकायदगी कंटिन्यूटी होगी तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सादा और सीधे अंदाज में इसको दोस्तों तक पहुँचाऊँ और एक एक जो नुक्ता है उसकी वजाहत आपके सामने पेश करूँ। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सबको सीखने का मौका मिले। एक मुख्तसर सा जायज़ा हम लेंगे जो कैटेगरी मैंने आपके सामने पेश की थी, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। इसी को हम लेके फिर आगे चलेंगे। कैटेगरी ए में सारे वो लोग शामिल हैं जो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हैं और जिनकी एक्सपोर्ट जो है वो 60% से ज़्यादा है। पिछले 2 साल की जो प्रोडक्शन है उसका 60% उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और इसमें एक और भी साथ है कि ऑल एग्जिस्टिंग यूजर्स ऑफ DTRE मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड एंड EOE एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। मास सिवाय कमर्शियल एक्सपोर्टर के वो सब कैटेगरी ए में शामिल होंगे। ये जो इसका पार्ट 2 है कि ऑल एग्जिस्टिंग यूजर्स ऑफ DTRE MB एंड EOU जो है ये इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस बेहतर हो। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस बंद पड़ा रहा और अब वो आके EFS के हकदार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी। कैटेगरी बी में चूँकि ये BC बड़ा वो पेचीदा सा हो जाता है, मैंने 2-3 दफ़ा इसकी वजाहत की, लेकिन वाकई मैंने खुद जब सुनता हूँ तो उसमें वाकई काफ़ी पेचीदगी नज़र आती है। तो याद रखिए कि कैटेगरी बी जो है मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अब इसमें आ जाता है मैन्युफैक्चरर्स कम एक्सपोर्टर्स विद लेस दैन 60% टोटल एनुअल प्रोडक्शन बीइंग एक्सपोर्टेड। और दूसरी कैटेगरी इसमें B1 जो है, B1 में सब कैटेगरी जो इसकी है वो है एक्सपोर्टर्स हैविंग मोर दैन 3 ईयर एक्सपोर्ट हिस्ट्री। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि कैटेगरी बी में वो लोग शामिल होंगे जिनकी एक्सपोर्ट 60% से कम है। फिर इसकी कैटेगरी बी की सब कैटेगरी B1 में वो लोग शामिल होंगे जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से ज़्यादा है। B2 में वो लोग शामिल होंगे जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से कम है। बस ये याद रखिए कि 60% से कम एक्सपोर्ट हो, और अगर वो 3 साल से कम ज़्यादा एक्सपोर्ट हिस्ट्री है तो कैटेगरी B1 में, और अगर 3 साल से कम है तो फिर वो कैटेगरी B2 में चले जाएंगे। इसमें एग्जिस्टिंग यूजर्स एज वेल एज टारगेटिंग न्यू यूजर्स। अच्छा, इनमें है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स। अब मैन्युफैक्चरर्स हैविंग फर्म कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स और कमर्शियल एक्सपोर्टर्स। ये तो उसकी उन्होंने बता दिया कि ये लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, कमर्शियल एक्सपोर्टर शामिल हो जाएंगे। अब इसकी जो 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, C1 और C2। C1 में क्या है,
विद मोर देन 3 years एक्सपोर्ट हिस्ट्री, और C2 में है विद लेस देन 3 years हिस्ट्री। अब आप इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं और कमर्शियल एक्सपोर्टर्स हैं। ये ज़रा आप दोबारा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हैविंग फर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो और कमर्शियल एक्सपोर्टर हो, वो भी इसमें कमर्शियल एक्सपोर्टर आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर आ जाएंगे। सब कैटेगरी C1 है जिसमें विद मोर देन 3 years एक्सपोर्ट हिस्ट्री, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं और उनकी 3 साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट हिस्ट्री है, वो C1 में आएंगे, और जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री 3 साल से कम है वो C2 में आएंगे। इसके अलावा हमारे पास आएंगे इंटरनेशनल टॉल मैन्युफैक्चरर्स विद एन अरेंजमेंट वेयर द फॉरेन प्रिंसिपल प्रोवाइड्स इनपुट गुड्स टू एन एक्सपोर्टर टू produce finished goods for shipment for subsequent export against a prescribed fee। दोबारा आपके सामने पेश करता हूं, इंटरनेशनल टॉल मैन्युफैक्चरर्स विद एन अरेंजमेंट वेयर द फॉरेन प्रिंसिपल प्रोवाइड इनपुट गुड टू एन एक्सपोर्टर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट अगेंस्ट प्रेस्क्राइब्ड फी। इसमें इस तरह होगा, पहले जैसे 492 में 22 एक्सेसरीज आते थे और हम उनको यहाँ गारमेंट्स के साथ अटैच करके वापस भेज देते थे। वो एक्सेसरीज हम इंपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि जो हमारा बायर है वो डायरेक्ट हमें भेजता था ताकि वो अपनी क्वालिटी की, अपनी सेटिस्फेक्शन की चीज़ें साथ लगा सके। तो ये टॉल मैन्युफैक्चरर में भी ऐसा है कि इसमें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा बायर है वही हमें वहाँ से बाहर से माल भेजेगा और हमने यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसके एवज अपनी हमने फीस लेनी है। इसके अलावा जो एक नई टर्म है कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस, कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस में भी एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया है। इसमें इस तरह से है कि एक शख्स बाहर से माल इंपोर्ट करता है और वो सारा एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करता है। अब जब वो एक्सपोर्टर को सप्लाई करेगा तो एक्सपोर्टर उससे 0 रेटेड इनवाइस मांगेगा, और जब 0 रेटेड इनवाइस मांगेगा तो उसने तो वो माल इंपोर्ट किया है, ड्यूटी सेल टैक्स इनकम टैक्स पे किया है, लिहाजा वो भी EFS लेगा। अब उसको भी इंपोर्ट स्टेज पे ड्यूटी टैक्सेस माफ हो गए और वो एक्सपोर्टर को ये माल सप्लाई करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक्सपोर्टर्स को माल सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट हों और ये माल एक वेयर हाउस में रखे जाएंगे और सिर्फ एक्सपोर्टर्स को ही सप्लाई किए जाएंगे। तो लिहाजा ये कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस जो है, ये कमर्शियल इंपोर्टर जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपोर्टर को माल सप्लाई करते हैं इसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली ये जो कमर्शियल इंपोर्टर है, ये जो कॉमन बॉन्डेड वेयर हाउस लाइसेंस होल्डर है, बेसिकली ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर कहलाते हैं। थैंक यू।